नमस्कार, बीएस टीवी का बेहद खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। स्वयं सिद्धा के इस खास एपिसोड में आज हम आपको जिनसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो यूं तो किसी पहचान की मोहताज नहीं, बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, निडर पुलिस अफसर के रूप में तो आप सभी उन्हें जानते होंगे, लेकिन कला, साहित्य और समाज सेवा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इनका योगदान अंकित ना हो। ज्यादा लंबी भूमिका नहीं रखूंगी, सीधा परिचय पर आऊंगी। खास मेहमान सीनियर आईपीएस अफसर और वर्तमान में स्पेशल डीजी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश अनुराधा शंकर मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। मैम, तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ, चूंकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां साहित्यकार भी रहे, पत्रकार भी रहे, शिक्षाविद लोग भी रहे, ऐसे परिवेश से आने के बाद खाकी को चुनना कोई खास वजह या फिर पहले से तय था इसमें नौकरी करना? देखिए, जब हम यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं तो दरअसल सच बात तो ये है, जो हिंदुस्तान में बच्चे जिन इलाकों में ज़्यादा, अब तो मध्य प्रदेश में भी देने लगे, हमारे ज़माने में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसमें ज़्यादा दिया करते थे। तो मुद्दा ये होता था कि अपनी योग्यता पर एक कठिन परीक्षा देकर आप जहाँ भी आ जाएं वो ही नौकरी हो जाती थी। ये एक अजीब सी परीक्षा है जिसमें एक ही एग्ज़ाम में डिप्लोमैट्स भी चुने जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चुने जाते हैं। तो हमारा रैंक जहाँ आया वहाँ हमें आईपीएस ऑफ़र हुआ तो हमने ले लिया। इसमें कोई बहुत विचार नहीं किया हमने। जी, हमें सेवा का कोई रास्ता चुनना था तो यही ठीक रहा, तो हमने कहा यही ठीक है। मैम, इतना लंबा सेवा काल, न जाने कितने मामले सुलझा दिए, कुछ कानून के ज़रिए, कुछ परामर्श के ज़रिए, कुछ समझाइश के ज़रिए। अब जब आप रिटायरमेंट के इतने करीब हैं तो कुछ मलाल रह गया हो कि ये रह गया है, या अफसोस कि ये नहीं कर पाए? प्रयास करने से आप सोचते हैं, मतलब अगर आप अपने आप को सब कुछ का बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं समझ लेते तो आपके लिए प्रयास ही काफ़ी होता है, कोशिश करना ही बड़ी चीज़ होती है। तो हमने कोशिश हर जगह की, बहुत ईमानदार और बहुत ही मेहनत से भरी हुई कोशिशें की। तो इसलिए मुझे ऐसा मलाल तो नहीं है कि ये नहीं कर पाए। अगर कोशिश न कर पाते तो मलाल रहता, हाँ, पर हर कोशिश आपकी फलीभूत नहीं होती। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना लड़कियों के लिए हमें विभाग के अंदर स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस खास करके मेन स्ट्रीम जो विभाग का है उसमें लड़कियों के लिए जो उनको एक व्यक्ति के रूप में जो उनकी जगह होनी चाहिए वो उतना नहीं हो पाया। हमने कोशिश की और थोड़ा बहुत रास्ता को शायद बना भी, मेरे और मेरे जैसी और भी जो अधिकारी उच्च पदों पे हैं महिला, उनके प्रयासों से बना भी, लेकिन अभी बहुत रास्ता बहुत बाकी है। अभी तो मतलब इब्तिदाई इश्क है। जी मैम, इतना लंबा सेवा काल, आपकी बहादुरी के चर्चे हर जगह, और जब आप इस पद पर हैं तो कहीं ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है। जब हम कुछ बनने का सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है। आपके पीछे का प्रेरणा स्रोत? मैं समझती हूँ कि एक अकेले प्रेरणा स्रोत की बात हम नहीं कर सकते। मेरा, जैसा कि आपने कहा, परिवेश भी अलग किस्म का है। हमारे परिवार में हमारे नाना जी विशेष करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे। तो परिवार में अपने लिए सिर्फ न सोचना, अपने से बाहर समाज के लिए सोचना, समाज के निर्माण के, देश के निर्माण के लिए समय देना, इसका एक माहौल बचपन से ही था, जिसमें कि मैं समझती हूँ कि चूँकि मेरी नानी ने मुझे शुरू में पाला और वो स्वयं नाना जी के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रकार से सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया, और विशेषकर रचनात्मक कार्यों में। और बापू के रामगढ़ कैंप के समय उनकी ड्यूटी उनकी कुटी के बाहर गार्ड के रूप में लगी थी। तो उनके पास बहुत से किस्से थे आज़ादी की लड़ाई के, वो बड़े प्रेरक किस्से थे। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक बहुत बड़ा आदर्श सामने दिया। और अपने, चूँकि नाना जी बहुत पहले चले गए थे और उन्होंने, वो सच में स्वयं सिद्धा थी, उन्होंने सब कुछ अपने दम पे किया, खेती बाड़ी सब संभाली, 6 बच्चों को पाला, नाना जी के आश्रम में जितना काम करना था वो भी किया, वहाँ शिक्षा का और विशेषकर जाति उन्मूलन का काम करना था और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम करना था, वो सब हमारी नानी ने वहाँ किया और वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत रही। फिर उसके बाद माता पिता तो होते ही हैं, परिवार, समाज, शिक्षकगण होते ही हैं। महिलाओं के पास पेशे के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, दोहरा काम का, जो जब पेशा पुलिसिंग हो तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कैसे आपने पूरा मैनेज किया? मैं समझती हूँ कि इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इसका श्रेय दूंगी अपने बच्चों को, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपके
आपको समझते नहीं हैं, आपकी परेशानियों को नहीं समझते हैं, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मेरे बच्चे बहुत ही धैर्यशील और समझदार और मुझे बहुत स्पेस देने वाले रहे। उन्हें ये समझ में आया कि माँ हमेशा उपस्थित नहीं रह सकती। मैंने कोशिश की कि जितनी हो सके उनके जीवन में मैं हिस्सा लूँ, लेकिन उन्होंने दिया। और फिर जो हमारे यहाँ विशेष करके जो बिहार, मध्य प्रदेश में भी जो समाज है, वो समाज इकाई में विश्वास नहीं करता। तो हमारा परिवार कोई इकाई परिवार नहीं होता। तो आपको मामी होती हैं, बुआ होती हैं, मौसी होती हैं। तो मेरे बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं, हमारे हैं। तो हमारे होने के कारण कोई ना कोई घर की स्त्री हमारे साथ आकर रही और उन्होंने हमारे बच्चों को पालने में हमारी मदद की। यदि मैम मैं यूँ कहूँ कि पूरी यात्रा को एक बार फिर से पीछे पलट कर देखिए और फिर उसे विस्तारित करिए, तो ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपके शरीर में तिल की तरह रह जाता है? सकारात्मक ही है, क्योंकि मैंने जीवन को ज़्यादातर सकारात्मक ही देखा। मैं प्रसन्न मना व्यक्ति हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ा हर चीज़ में परेशानी खोजते हैं, मैं हर चीज़ में सुकून खोजती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जो सबसे पहली बार अगर मैं करियर की ही हम बात कर रहे हैं, तो जब हम पुलिस में आए और हमने पहली बार जब नौकरी ज्वाइन की बिलासपुर में, तो मुझे जो सबसे पहला साबका पड़ा वो हमारे कांस्टेबल से, आरक्षकों से पड़ा। और उम्र दराज एक हवलदार थे जिनकी मेरे पास ड्यूटी लगी थी, और उन्होंने मुझे कहा बिटिया इधर आना। बस वो मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे लगा कि इनके लिए मुझे चिंता करनी है। पूरी नौकरी में मैंने जो कर्मचारी हमारे आधार स्तंभ हैं, मैंने उनकी चिंता की, क्योंकि हमारे लिए जेल वाहन गया था लाने के लिए। उस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। बिलासपुर में पहुंची थी प्रोबेशनर के रूप में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक होता था, तो जेल वाहन आया था। आप कल्पना करो, बड़ा सा जेल वाहन और दुबली पतली सी मैं तो मैं जब वहाँ बैठी तो वो हवलदार चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि ऊंचे होते हैं जेल वाहन। तो उन्होंने कहा, ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, बोले बिटिया इधर बैठो। तो वो कभी वो आप उसको तिल की तरह कह सकते हैं। जी मैम, यूँ तो इतना लंबा सेवा काल आपका रहा है, बहुत सारे जो है आपकी कार्यशैली के किस्से हर जगह सुनने को मिलते हैं, लेकिन यदि मुझे याद आता है तो भोजशाला विवाद और उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, भोपाल में नक्सली हथियारों की फैक्ट्री को तबाह करना, कुछ जिक्र उसका? हाँ, मैं समझती हूँ कि दोनों ही बहुत अभूतपूर्व हैं। नक्सली फैक्ट्री जो माओवादियों द्वारा संचालित फैक्ट्री थी, उसको ध्वस्त करना हमारे लिए करियर का, मैं उसको अपना सबसे ऊंचा मुकाम मानती हूँ। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर हम उसकी केस स्टडी करें तो मैं उस ऑपरेशन की आप उसको प्लानर कह सकते हैं, एग्जीक्यूटर कह सकते हैं, लेकिन लीडर के रूप में आप कुछ भी नहीं हैं। अगर आप उस केस को एनालाइज करेंगे तो यदि मेरे आरक्षक और प्रधान आरक्षक मेरे साथ नहीं होते, मेरे एसपी साहब जो कि इंजीनियर थे, जिन्होंने बुद्धू बनाया नक्सल उस माओवादी को इंजीनियरिंग वाली डिज़ाइन बना के, वो तो एकदम फिल्मी सी कहानी है पूरी। तो वो हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि में ही वो सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग, सारी योजना, स्ट्रैटेजी सब मेरे दिमाग में ही रह जाती अगर वो ये सारी टीम ना होती। तो उस ऑपरेशन से आपको समझ में आता है कि पूरी टीम बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है और अकल से आप हथियारों को हरा सकते हैं। और मैं हमेशा से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि गांधीवादी परिवार की हूँ और गांधीवादी आदर्शों पे कोशिश की है चलने की। चली हूँ ये नहीं कह सकती, पर कोशिश की हूँ। खादी पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसमें चलूँ, जितना सादा हो सके रहूँ। लेकिन उस ऑपरेशन में हमने ये तय किया कि उतने सारे 4000 हथियारों का मुकाबला करने का मतलब ये है कि आप उस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। वो 4000 हथियार निकाल के चलाएंगे, आप कितने चलाओगे तो कोलैटरल डैमेज किसका होता है। मेरा ये मानना था कि इसको अहिंसा से हम करेंगे, और अहिंसा मनुष्य कैसे कर सकता है? बुद्धि से कर सकता है, युक्ति से कर सकता है। तो बुद्धि और युक्ति से हमने उसको किया। बहुत मज़ेदार है वो, एक पूरे ही 1 घंटे का कार्यक्रम अलग है वो, लेकिन वो मुझे बहुत अंदर से सुकून देता है कि जो सिद्धांत हमारे रहे, हमारे संस्कारों में हमें दिए गए, हमने उन सिद्धांतों को नहीं तोड़ा। जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, तो भोजशाला टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण है, तैयारियों का अद्भुत उदाहरण है, और जनता के पुलिस में विश्वास का अद्भुत उदाहरण है।
हमने जनता से पहले से ही लगातार, मैं हमेशा कहती हूँ कि पुलिस वाले किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं बिना हानि के, यदि वो जनता में विश्वास पैदा कर ले। और उसके लिए बात संवाद की होती है। अगर आप संवाद नहीं करते, मैं आपसे बात ही नहीं करूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि पूर्वी को तकलीफ क्या है। तो ज़रूरी यह है कि पूर्वी इतनी महसूस करे मुझ में विश्वास कि वो आके मुझे कह सके कि ऐसी ऐसी समस्या है, आप इसके लिए क्या कर सकती हैं। तो ये विश्वास हमने पहले पैदा किया। हमें मालूम था ये आ रहा है, तो लगभग 6-8 महीने से हम तैयारी कर रहे थे और इसलिए उस दिन हमने बहुत थोड़े से प्रयास से उसको संभाल लिया। कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो आप जानती हैं उसका इतिहास क्या रहा है। जी जी मैम, जैसा कि आपने कहा, संवाद बेहद ज़रूरी है। पुलिस और पब्लिक के बीच में अभी भी कनेक्ट जो कहीं ना कहीं है वो कम है। अभी भी पब्लिक हिचकिचाती है शिकायत दर्ज कराने के लिए। कैसे इसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए कि पुलिस और जो पब्लिक का कनेक्शन है वो बढ़ सके? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत पीड़ा की बात है कि हम लोगों के इतने लंबे प्रयास के बाद भी ऐसा जनता को महसूस होता है। अब ये सिर्फ कहना अहंकार में कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पुलिस का अहंकार होगा और मुझे लगता है कि किसी के भी अहंकार को तुष्ट नहीं करना चाहिए। हमें यह करना चाहिए कि अगर सही में आपकी तकलीफ है, कहते हैं ना कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, है कि नहीं, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो आपको कोई सता रहा है तभी तो आप रो रहे हैं। तो लेकिन समस्या क्या है कि पुलिस या कोई भी शासन का विभाग अपने आप को शासकीय सेवक मानता है, जन सेवक नहीं मानता। नारे के लिए जन सेवा है लेकिन कहने के लिए शासकीय सेवा है। अब शासन की अपनी अपनी नीतियां होती हैं, शासन की जो भी, मैं नहीं उनके कार्यक्रमों पे जाऊंगी, पर शासन के अपने कार्यक्रम होते हैं। वो हो सकता है जनता के लिए सुकर नहीं हो, अच्छे नहीं हो, जनता के लिए सुविधाजनक नहीं हो, लेकिन पुलिस का काम है कि वो शासन की लाठी है तो वही पड़ती है जनता के ऊपर। तो समस्या ये भी है कि पुलिस इस दुविधा में पड़ी रहती है कि वो शासन की किस प्रकार की नीतियों को लागू करे, किस प्रकार से लागू करे कि जनता को कष्ट ना हो। और इस चक्कर में और इतनी सारी और ड्यूटियां हो जाती हैं कि इस चक्कर में पुलिस वाला जो मूल कार्य है वह करने में वंचित रह जाता है। तो मूल कार्य है जनता की सेवा करना, और सेवा में सबसे प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा का एहसास देना। सिर्फ अपराध होने के बाद विवेचना करना ही सिर्फ उसका काम नहीं है। अपराध होने से पहले आपके इलाके में सुरक्षा का माहौल हो। महात्मा गांधी कहते थे कि रात को 2 बजे भी हमारी बेटी अपनी पसंद के गहने कपड़े पहन के और जा सके कहीं निकल करके, वही समाज सभ्य समाज। बस सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए सुरक्षित माहौल रखना जरूरी है। तो सुरक्षित माहौल रखने का काम तो बहुत बाद में करती है पुलिस। तो एक आपको मैं मज़ेदार बात बताती हूँ कि एक बार हमें किसी ट्रेनिंग स्कूल में एक बच्चे ने, नाटक करते हैं ना कई बार प्रोबेशनर कांस्टेबल्स, तो बहुत ज़माने पहले की बात है, 25 साल पहले की। तो उसने कहा कि मैं कमला पार्क के पास में बड़े तालाब के बगल में खड़ा था और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, और उस ज़माने में ट्रैफिक पुलिस में थाने की पुलिस भी डाल दी जाती थी। तो बोले कि मैंने देखा कि बगल में उस तरफ जो गिन्नौरी है उधर एक घर में आग लग गई है, उसमें कोई फंसा हुआ है, सामने तालाब में कोई डूब रहा है, और हमारे सामने से एक हत्या का वारंटी भाग रहा है, स्थायी वारंटी। तो पूछा टीचर ने, प्रशिक्षक ने, कि तुम इनमें से क्या करोगे? डूबते को बचाओगे, आग में जो फंसा है उसको निकालोगे, कि सामने जो हत्या का वारंटी भाग रहा है उसको पकड़ोगे? तो उसने ये कहा कि मैं तो अपनी बेल्ट और टोपी वहीं खोल के रख दूंगा और घर चला जाऊंगा क्योंकि मैं कुछ भी एक करूंगा तो बाकी 2 न करने की सज़ा मिलेगी मुझे। जो मैंने कर लिया उसका तो कोई, हमारा सिपाही रात भर जग करके जब जिस दिन को सुरक्षित निकाल देता है उसके लिए कोई उसको धन्यवाद नहीं देता कि आज का दिन सुरक्षित निकल गया, आज की रात सुरक्षित निकल गई। एक दिन कोई घटना हो जाती है तो लोग पिल पड़ते हैं। बेहद ही ज़रूरी बात आपने कही कि पुलिस के अंदर भी कहीं ना कहीं संवाद की जो आवश्यकता है वो आगे आनी चाहिए और संवाद होना चाहिए, जिससे जो है पब्लिक के साथ कनेक्ट होने के साथ अधिकारी भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। फिलहाल स्वयं सिद्धा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैम, यहाँ हमने देखा कि महिलाओं के साथ जो अपराध है उसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रजिस्ट्रेशन है वो महिलाओं के साथ अपराध के वो भी सामने आने लगे हैं। पहले भी अपराध होते थे, अब रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हो गई है। क्या कुछ किया जाए कि जो है इस ग्राफ को कम करा जा सके?
देखिए, मेरा मानना है कि अपराधों की संख्या पर नहीं जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की संख्या पर नहीं जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि महिलाओं ने अपना स्वर पाया है धीरे धीरे। आपको उनकी आवाज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2017 में पुलिस विभाग ने एक रिसर्च करवाया, हमारे साथ कुछ एकेडमिशियंस जुड़े जयपाल नाम की संस्था के, और हमने एक रिसर्च करवाया कि महिलाओं का पुलिस में कितना भरोसा है। और उस रिसर्च में हमने पाया कि जब महिलाओं को महिलाएं मिलती हैं जी, तो वो अधिक उनको थोड़ा भरोसा होता है। तो आप जानते हैं कि उसके फलस्वरूप ऊर्जा डेस्क सभी जगह, सभी थानों में, अधिकांश थानों में लागू कर दिए गए। ऊर्जा उसका नाम भी था जो शुरुआत में स्टडी जो हुई थी। तो उससे हमें तो ये समझ में आया कि यदि हम माहौल देते हैं तो महिलाएं आगे आती हैं और शिकायत अपनी जो तकलीफ़ उनकी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को तकलीफ़ नहीं है। घर के अंदर भी तकलीफ़, जहाँ काम करती हैं वहाँ भी तकलीफ़ है, और समाज के अंदर बाहर जो ज़माने में दुनिया में है वो तो है ही। तो आने दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं नहीं गई हैं बातें। आपको आपकी दादी ने कहा होगा कि हमारी शादी तो 14 साल की उम्र में हो गई थी, और फिर हमारे साथ तो हमें तो बड़ी सख्ती देखनी पड़ी। तो आप दादी को अगर आप कानून की दृष्टि से देखेंगे तो आप दादी को कह सकते हैं कि सॉरी दादी, अपराध हुआ था आपके साथ, है ना, बाल विवाह भी हुआ और घर में बिला वजह आपको काम करवाया गया, श्रम करवाया गया उतनी छोटी उम्र में, बच्चा अलग पैदा कर दिया आपने बहुत छोटी उम्र में, पता नहीं खाना पीना क्या मिला, कपड़े वपड़े भी कभी अपनी मर्जी से आपने कुछ भी नहीं किया, ना पढ़ाई की, ना कपड़े पहने, कुछ भी नहीं किया, किसी की मर्जी से। और आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ ये चीज़ें चल रही हैं, कई इलाके हैं। तो हमने भारत के संविधान में जब मनुष्य को मनुष्य माना, व्यक्ति को व्यक्ति माना, स्त्री और पुरुष नहीं माना, जाति धर्म लिंग किसी के आधार पर भेद नहीं किया, तो फिर हमने उसके जीवन की सच्चाइयों में भेद क्यों किया है? माता पिता को अपेक्षा है कि आप ये करो वो करो वो करो, पर ये जिम्मेदारी नहीं लोगों को लगती कि कोई किसी में पार्टिसिपेट करे, अपनी तरफ से कुछ योगदान दे, वह भी खड़ा रहे। तो ये हो गई। और जो मीडिया का जो एक पक्ष उपलब्धता हो गई, विशेष करके जो इंटरनेट पे उपलब्धता हो गई, और उसका कोई किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं है, और वो रेगुलेशन हो भी नहीं सकता। कई देशों ने रेगुलेशन करने की चेष्टा की है। आपको लगता है कि चीन के लोग जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं दुनिया में जो भी देखना का मन हो? VPN नाम की चीज़ सुनी है कि नहीं लोगों ने? जिसको मन होता है, जैसे मन होता है, और आपकी पीढ़ी के बच्चे और आपके बाद की पीढ़ी के बच्चे तो जो चाहे सो कर लेते हैं इंटरनेट पे, है ना, वो अपनी नई इंटरनेट ही खड़ी कर दें, इतने आप लोग समझदार हो। तो ऐसे ज़माने में जब हम घर के संस्कार नहीं देते तो वो बच्चे वहाँ जा कर के जब पुरुष के रूप में खड़े होते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। ये वर्चस्व है, ये हिंसा है, ये स्त्रियों के प्रति जो अपराध है, ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। एक हिंसक प्रवृत्ति से अपने वर्चस्व को एक दूसरे के ऊपर में स्थापित करने की चेष्टा है, और ये उन लोगों में ही होता है जिनको घर से संस्कारित नहीं किया गया जी। जो बेटी को पालने में, एक संस्कृत में सूक्ति है, कन्या सुपुत्र्योस तुल्यम, कन्या जो है वो सुपुत्र के तुल्य है। क्यों? क्योंकि बेटी को पालने में हम उसको सारे सभ्य संस्कार देते हैं, है ना, तमीज से बोलना, तमीज से बैठना, तमीज से पेश आना, सब तमीज हम बेटी को सिखाते हैं। तो कन्या सुपुत्र के तुल्य है ना, पुत्र के तुल्य नहीं है, सुपुत्र, अच्छे बेटे के तुल्य है। तो हम अच्छे बेटे ही क्यों नहीं पैदा करते? हम अच्छे बेटों का ही लालन पालन क्यों नहीं करते? मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी लड़के से उसके खानदान का एड्रेस मिलता है, पता मिलता है, उस लड़के के चाल ढाल में, बातचीत में, तमीज़ में क्या है, उससे पता चलता है वो कैसे खानदान से आया है ना। लड़कियां आम तौर पे हमारे यहाँ बहुत कम ही एक्सेप्शनल लड़कियां होंगी जिनको तमीज़ नहीं सिखाई गई होगी, वरना ज़्यादातर तो ये अगर हम दोनों बच्चों को सिखाएं तो एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। जी जी मैम, अभी जो कुछ संगठित अपराधों में महिलाएं भी लिप्त होने लगी, महिलाओं का नाम भी सामने आने लगा है। आपका इतना लंबा सेवा काल रहा, कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपने पहले जिसे एक इनोसेंट महिला समझा हो वो बाद में अपराधी निकली हो? हाँ बिल्कुल, कई बार। और आप तो बहुत छोटी रही होंगी, जब मैं यहाँ DIG भोपाल थी तो बांग्लादेशी डकैतों का बड़ा आतंक हुआ था। तो उसका गैंग पकड़ा था भोपाल पुलिस, उज्जैन पुलिस, सब मध्य प्रदेश पुलिस ने, मूलतः यहाँ भोपाल के कुछ हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम उसमें किया था। तो वो जो गैंग पकड़ा था तो उसकी गैंग लीडर जो 2 थी लड़कियाँ थीं, और वो दोनों आप देखती तो देखती रह जाती, नीली आँखें और इतनी सुंदर,
और वो देखने में आपको लगता कि मतलब इतनी भोली और खूबसूरत, ये तो कोई टूथपेस्ट की मॉडल होनी चाहिए, और वो वहाँ पे 2 डकैतों का गैंग चला रही थी। और बाद में जब मैं रेलवे में थी, तो रेलवे में तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी महिलाएं हैं जो कि बड़े खतरनाक तरीके के अपराध करती हैं, जहर खुरानी में और लूटों में। आप बहुत ही अच्छी सी बैठ के आके सामने बैठ जाए, आपको लगेगा भद्र महिला कोई बैठी है हमारे सामने, और आप सो गई और कब आपकी पेटी में से सामान निकल के चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, या आपकी पूरी सूटकेस ही चली गई वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और कहीं एकदम आंटी जी दिख रही हैं, बेटा कुछ खाओगी, अपने पराठे आपको खिला दिए और आपको उतरना था नागपुर, आप पहुंच गए मैसूर। ऐसा होता है, तो देखा है मैंने। पर इसका कारण देखिए, अपराध अभी से नहीं, हमेशा से ही कुछ स्त्रियों ने तो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ अपराधों की परंपरा भी रही है। तो स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल सबकी सब सीता सावित्री ही है, उसमें भी है। अधिकांशतः क्या है वो हमको देखना चाहिए। अधिकांशतः वो बेचारगी में ही है। कुछ हैं जो ठीक है, अब तो कुछ तो बहुत बड़े बड़े पदों पे भी पहुंच जाती हैं। तो स्त्रियों के बहुत बड़े, मेरे आईपीएस हो जाने से स्त्रियों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई बिहार की, या हिंदी भाषी या मैथिली, पूरे मिथिला की अच्छी थोड़ी हो गई। एक टोकन को देख के आप यहाँ पहुँच गई तो मध्य प्रदेश की सारी बच्चियाँ जो है एम्पावर्ड थोड़ी हो गई, क्योंकि आप और मैं, हम टोकन हैं। टोकन पे खुश नहीं होना चाहिए। टोकन कुछ नहीं होता, टोकन तो टोकन होता है। हाँ, जब तक ये सामाजिक रूप से पूरा नहीं उनके अंदर शक्ति आएगी, आत्मविश्वास आएगा, तब तक हम इसको परिवर्तन नहीं कह सकेंगे। मैम, आपके शुरुआती दिनों की जो शुरुआत हुई थी, जहां आप पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी में थी, और अब जब आपका रिटायरमेंट होने वाला है आपका, तब भी आप पुलिस ट्रेनिंग में ही हैं। कितना बदलाव आप देखती हैं तब से अब तक पुलिस ट्रेनिंग? बहुत 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 समुद्र, बदलाव का समुद्र है। मैं जब पचमढ़ी में गई थी तो परेड कराना, पैर पटकना है ना, और थोड़ा बहुत कानून का ज़रा मना ज्ञान, इतना ही भर होता था। अब तो व्यवहार शास्त्र पढ़ाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, फिजिकल पोर्शन भी है, लेकिन इतना अब फिजिकल पोर्शन में हम कहते हैं इंजरी प्रिवेंशन कोर्स, यानी कि लड़का इंजोर्ड भी ना हो, लड़की इंजोर्ड भी ना हो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब ट्रेनिंग में बहुत सारी नई विधाएं आ गई। हमारे यहाँ के बहुत सारे अफसरों को देश विदेश में प्रशिक्षण का एक्सपोजर भी मिला है। हमारे यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यूएन में काम किया है, तो वो वहाँ से कुछ इन्फॉर्म होकर आए हैं। हमने दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे संस्थानों के साथ टाई अप करके हमने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो पूरा ये है इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ है। और फिर हमने रिसर्च बेस्ड बहुत सारी चीज़ें नई डाली हैं कि रिसर्च करके कि जो रिसर्च से सिद्ध हैं मेथोडोलॉजीज़ वो लाई हैं। तो ट्रेनिंग में तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, ये है। जी मैम, जैसा कि आपने कहा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी पुलिस की व्यवस्थाओं में अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो क्या हो सकती है? देखिए, समाज तो एक डायनामिक परिवर्तनशील व्यवस्था है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समाज भी डायनेमिक है, तो उसके सारे सेवक भी डायनेमिक होने चाहिए। अब समाज जो हमारे पीढ़ी का जो समाज था वो आपकी पीढ़ी का समाज नहीं है, और आगे का समाज, और भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, ना जाने और कैसा समाज होने वाला है। तो उस हिसाब से पूरे परिवर्तन तो होते रहने चाहिए, और इसलिए पुलिस के कार्य ये बहुत आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि पुलिस के प्रशिक्षण को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि एक स्कूल या कॉलेज का विद्यार्थी पुलिस में आता है। कांस्टेबल है तो स्कूल का हो सकता है, सब इंस्पेक्टर या डीएसपी या आईपीएस है तो कॉलेज से पढ़ के। उस विद्यार्थी को अभी पता क्या है कि हमको कैसे जो लोगों की सेवा करनी, तो वो स्किल सेट्स देने के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उसके लिए प्रशिक्षण पे ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक दुखद है कि बाकी अनेक राज्यों में, लगभग अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षण का हम विशेष रूप से एक अलाउंस देते हैं, ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है, मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। तो इसके कारण कई सारे लोग जिनको जेन्युइनली जो आकर अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो कई सारे आते नहीं, और अधिक लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे जो इसमें आकर रहना चाहेंगे। क्योंकि प्रशिक्षण में आकर चले जाना ना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कोई ज़िले का बल नहीं है कि आप 2 साल गुना में रह लिए, 2 साल शहडोल में रह लिए, थोड़ा वहाँ कर लिए, थोड़ा वहाँ के लिए, मोटा मोटी वही आईपीसी, सीआरपीसी या अब नए जो कानून हैं उनके तहत जो भी है, बीएमएस, बीएमएसएस, ये करके चले गए आप।
आप, लेकिन ट्रेनिंग में एक कंटिन्यूटी की, एक निरंतरता की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप देंगे, अलाउंस देंगे तो ज़्यादा लोग रहेंगे, और इसका प्रयास हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किए हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। जी मैम, आप महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति, उनके हक के प्रति हमेशा से मुखर रही हैं। पुलिस मुख्यालय में, कार्यालय में आपने महिला टॉयलेट का मुद्दा उठाया। कितना संतोषजनक महसूस होता है, या मतलब महिलाएं कितनी संतुष्ट हैं इस फैसले से? मुझे लगता है कि संतुष्ट तो अभी होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और होते होते समय लगेगा। बहुत अधिक धन भी नहीं है विभाग के पास कि सब कुछ तुरंत कर दे। लेकिन अब मुझे इस बात का संतोष है कि हर थाने में महिलाओं के लिए प्रसाधन कक्ष हो गया है, पुलिस मुख्यालय में भी प्रसाधन कक्ष हो गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रसाधन कक्ष मंत्रालय में हो गया है, जो कि जिसकी आवाज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा उठाई थी, कि जहाँ पर मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में, जिस फ्लोर पे मुख्यमंत्री का कार्यालय है, एक समय में वहाँ पर नहीं हुआ करता था और किसी के ध्यान नहीं आया। इसलिए क्योंकि महिला मुख्यमंत्री हुई तो सही, लेकिन उनके तो अपने कक्ष में रहा होगा ना, और बाहर में जो है वो महिलाएं आती हैं, कहाँ जाती हैं, तो 4th फ्लोर पे नीचे उतर के जाती थी, तो वहाँ भी हो गया। तो ये हो रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि महिलाएं भी अब मांग रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में जब उन्हें भेजा जाता है, खास करके VIP ड्यूटी में, लॉ एंड ऑर्डर में जब भेजा जाता है, वहाँ अब उनके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो मुझे इस बात का संतोष है। महिलाएं अभी पूरी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जी मैम, आपका इतना लंबा सेवा काल, सीनियर IPS अफसर, कई बच्चे सिविल सर्विस की ओर अग्रसर हैं, सिविल सर्विस में अपना करियर देख रहे हैं। क्या सीख, क्या सलाह आप उन बच्चों को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, यद्यपि पैटर्न बहुत बदल गया, जो हम लोगों ने आज से 35-36 साल पहले एग्ज़ाम दिया, वो लगता है किसी दूसरे ही देश का एग्ज़ाम था, तो उससे पैटर्न काफ़ी बदल गया है। लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी इंटेंसिव स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, गहन अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है, और गहन अध्ययन करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, भाषा पे अच्छा अधिकार रखना चाहिए, भाषा अच्छी हो ये अधिकार रखना चाहिए। मुझे लगता है आपके वही हथियार है। मैम, बहुत शुक्रिया आपका BSTV को समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सीनियर IPS अफसर और वर्तमान में स्पेशल DG ट्रेनिंग IPS अनुराधा शंकर मैम, जो किसी आम लड़की के लिए मिसाल से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।